अस्सलाम वालेकुम। आज जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें शामिल है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बादशाही के दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ते ही चली जा रही है। पाकिस्तान की मईशत ज़वाल पजीर है, मुल्क के हालात दिगरगू हैं, मगर सहाफ़ियों का एक जत्था है कि सूरत हाल को इस तरीके से पेश कर रहा है जैसे पाकिस्तान में कुछ भी बुरा नहीं। ये सूरत हाल, इस तरह की रिपोर्टिंग पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत नुकसानदेह है। आज होने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात और ताज़ा तरीन अदादो शुमार की रोशनी में बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है और चंद लोगों ने सिर्फ अपने मामूली और टेम्पोरेरी आर्जी मफादात के लिए आंखें क्यों बंद की हुई हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, एलीट कैप्चर की वजह से कोई शोबा तरक्की नहीं कर पाता। अवाम अगर अपने से कोशिश करके अपने लिए बेहतरी का कोई समा करते भी हैं तो एलीट क्लास जो ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट का एक तबका मुल्क के ऊपर काबिज है, फौजी जर्नेलों के साथ गठजोड़ करके वो उसको नाकाम बनाता है, वो अवाम को नाकाम बनाता है। और मैं इस हवाले से जो सोलर पैनल के हवाले से डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में, बहुत तफसील में नहीं लेकिन आपको चंद अहम डेवलपमेंट्स लेटेस्ट बताऊंगा कि किस तरीके से जो शरीफ फैमिली और उनके जो इत्तेहादी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने की तरफ धकेल रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे ब्लास्फेमी गैंग एक मर्तबा फिर से इदारों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की अदलिया वाज़े तौर पर ब्लास्फेमी गैंग के दबाव में दिखाई देती है। इस हवाले से चंद ताज़ा तरीन बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन गुफ्तगू का आगाज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से करेंगे। जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में जनरल कमर जवेद बाजवा के दूसरे टर्न्योर खत्म होने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। अगरचे जनरल बाजवा जाने को तैयार तो नहीं थे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला अपने वजूद को बाकी रखने का। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो ग्रुप्स बन चुके थे, जो एक माफियाज की जंग जारी थी, उसमें एक जो माफिया ग्रुप था वो पॉलिटिशियंस के साथ अपने गठजोड़ की वजह से कामयाब ठहरा, कामयाब हुआ और जनरल आसिम मुनीर इक़्तिदार में आए। जनरल आसिम मुनीर के इक़्तिदार में आने के बाद जो एक चीज मुख्तलिफ हुई माजी की निस्बत, माजी में भी GHQ इतना ही ताकतवर होता था, फौज इतनी ही ताकतवर थी, फौज इतना ही इन्फ्लुएंस और असर रसूख रखती थी, फौज पहले भी इतना ही जुल्म करती थी। लेकिन बहरहाल एक चीज आपको, अगर आप फेयर कमेंट करें, आप रैशनल बात करें तो आपको माननी पड़ेगी कि सियासत में मुदाखलत, आइन को बार बार तोड़ना, अपने जाती मफादात के लिए काम करना, करप्शन करना, पाकिस्तान से लूट मार करके फौजी जर्नेलों का सरमाया पाकिस्तान से बाहर लेके जाना, ये चीज़ें तो चलती थी, लेकिन दफाई मामलात के हवाले से कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती थी, कुछ ना कुछ काम चल रहा होता था, कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई पॉलिसी आपको नजर आती थी, गलत होती थी वो भी बाज़ औक़ात, उसके अंदर भी नुकाइस होते थे, लेकिन एक मिलिट्री स्ट्रेटजी होती थी। जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद जो पहली चीज खत्म हुई पाकिस्तान से, वो ये तसव्वुर खत्म हो गया कि मिलिट्री स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज भी होती है। हमने ये देखा कि एक फेल्ड मिलिट्री स्ट्रेटजी की वजह से दहशतगर्द जो बहरहाल मौजूद थे, जो इस खित्ते की हालत की वजह से नहीं, पाकिस्तान के फौज के जर्नेलों की अपनी जो एक खास तरह की सोच थी, जो मजहबी शिद्दत पसंदी को हथियार बनाकर अवाम के ऊपर काबज रहने का एक तरीकाकार जो उन्होंने वजह किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद, उसकी वजह से, हालांकि भारत भी हमारे साथ ही था, भारत के अंदर आपस की बात है, इन्ने ही मुसलमान ने आपस की बात है कि पाकिस्तान के अहम तरीन मकातीब फ़िक्र के जो बेसिक सेंटर है, मरकजी जो सेंटर से, चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे बाकी मकातीब फ़िक्र के हवाले से हो, वो पहले भी भारत में थे, आज भी भारत में ही है। लेकिन इसके बावजूद हमें वहाँ पे दहशतगर्दी या दहशतगर्दी की सपोर्ट या पेट्रोनाइज होना और दहशतगर्दी की नर्सरियाँ बनने का वो सिलसिला नज़र नहीं आता जो हमें पाकिस्तान में मुसलसल पिछली 4-5 दहाइयों में नजर आया। इस सारी सूरत हाल के अंदर दहशतगर्द तो मौजूद थे, क्योंकि पाक फौज ने उनको खुद पाला, घर के सहन में पाला हुआ सांप के वो हमसाए, मुखालिफ हमसाए के बच्चों को काटेगा
वो सांप लाजमी तौर पर आपके अपने बच्चों को भी काटता है। इसी मिसाल के मुताबिक ये जो दहशतगर्द जो फौज ने खुद पैदा किए थे, वो कभी कभार फौज से उलझते तो रहते थे, लेकिन बहरहाल हमने ये देखा कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद दहशतगर्दी के हमलों का सिलसिला बहुत ज्यादा तेज होता चला गया। हमने देखा कि 2023 के अंदर, सिर्फ 2023 के अंदर, अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात ना करें, अगर आप बलूचिस्तान की बात ना करें, अगर आप पंजाब में होने वाले वाकयात की बात ना करें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 300 से जायद हमले हुए सिर्फ 2023 के दरमियान। अगर हम 2024 पे आए तो इन्हीं हमलों की तादाद बढ़कर ये आप कह लें कि 400 को क्रॉस कर जाती है। 2025 के अंदर ये उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक एक दिन में 2-2, 3-3 टेररिज्म के मेन वाकयात। हमें माजी से मुख्तलिफ ये नजर आया कि पहले चलो दहशतगर्दी के हमले की खबर छप जाती थी, आसिम मुनीर के आने के बाद मीडिया के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल बनाया गया ISI के मुतलका विंग और ISPR के जरिए कि दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात की रिपोर्टिंग को भी रोका गया, अनटिल अनलेस कोई ऐसा वाकया हो कि वहां के जो मुकामी लोग रिपोर्टिंग शुरू कर दें तो उसको नेशनल मीडिया को ऐसे वाकये को रिपोर्ट करने की इजाजत दे दी जाए। इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि जनरल आसिम मुनीर को आते ही, वो जिस तरीके से आए थे, उनको पता था उनके इक्तदार को खतरा है। उन्होंने तमाम तर तवज्जो जनरल आसिम मुनीर ने अपने इक्तदार को मजबूत करने के ऊपर मरकूज रखी। यह बुनियादी तरीन वजह थी कि उनकी तवज्जो कभी मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाने या मिलिट्री स्ट्रेटजी को बेहतर करने की तरफ गई ही नहीं। पाकिस्तान आर्मी का सेटअप बहुत सारी दूसरी अफवाज के बरअक्स इस तरह से है कि यहां पे बहरहाल एक बंदे का हुक्म चलता है। आर्मी चीफ सबसे स्ट्रांग होता है क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। जब रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जब बादशाहत होती है, जब आमरीयत होती है, तो जो टॉप पे शख्स बैठा है उसको पता होता है कि वो इल्लीगल है, वो गैर कानूनी है, उसके इक्तदार का कोई जवाब नहीं। और सिर्फ इसी वजह से वो हर लम्हे इसी सोच में होता है कि किस तरीके से इक्तदार के ऊपर अपनी ग्रिप को मजीद से मजीद मजबूत किया जाए। वो इसके लिए जो उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं वो उनको खुश करने की कोशिश करता है, वो अपने घर की इज्जत उठा के बेचता है, वो अपने घर के अंदर पड़े हुए जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो ताकतवरों के आगे झुक झुक कर पेश करता है ताकि कोई ऐसा माहौल बने कि उसको कोई ना कोई सपोर्ट अगर अंदर से नहीं मिल रही, अवाम से नहीं मिल रही, मुल्क से नहीं मिल रही, तो वो बाहर से मिले। हमने देखा कि सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक सिलसिला 2023 से होता हुआ हमें नजर आया। 9 मई को एक वाकया हुआ जिसको बिल्कुल गलत अंदाज में पेश किया गया। मीडिया के बड़े बड़े इदारों ने झूठ रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए हैं। यहां तक रिपोर्ट किया गया कि GHQ के ऊपर हमला हुआ है। यहां तक रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान में अहम तरीन जो दफाई तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। रोड्स के ऊपर, चौराहों के ऊपर लगे हुए जहाजों के मॉडल के ऊपर होने वाले किसी नाखुशगवार वाक़े को स्ट्रेटेजिकल एसेट्स के ऊपर हमला बनाकर पेश किया गया। एक ऐसी जगह लाहौर के अंदर जहां से पाकिस्तान के शहरियों को अगवा किए जाने, उनको मार दिए जाने के अहकामात जारी किए जाते थे, जो कि कोर कमांडर का घर था, उसके ऊपर हम उसको हमले के बाद उसको जिना हाउस करार दे दिया गया, जो कि तारीखी तौर पर भी बिल्कुल गलत था। लेकिन जो लोगों के जज्बात को इश्तियाल दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का रिग्ड तरीन इलेक्शन था। 2018 में जो धांधली हुई वो भी हमारे सामने है, लेकिन 2024 में तमाम हदें पार करके जो फॉर्म 45 था उसको कंप्लीटली इग्नोर करते हुए फौरी तौर पर रियल टाइम में कांट झांट करके फॉर्म 47 बनाए गए और वो जमात जिसको पूरे सूबे में से कौमी असम्बली की कोई एक नशिस्त नहीं मिली थी उसको मरकज में इक्तदार सौंपा गया। ये सब कुछ पाकिस्तान आर्मी कर रही थी, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स कर रहे थे और यही वजह थी कि पूरी तवज्जो जो है पाकिस्तान की मिलिट्री की लीडरशिप की वो हट चुकी थी। हमने 2023 में अगर 300 दहशतगर्दी के हमले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में देखे तो हमने 2024 में 499 तकरीबन 500 हमले देखे। हमने 2025 में इससे ज्यादा हमले देखे। एक महीने के अंदर 40 से 50 दहशतगर्दी के हमले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होते रहे। बलूचिस्तान के अंदर भी इसी वजह से कि एक माइंडसेट कि फौज के बारे में जो बात करे उसको उड़ा के रख दो। हालांकि आज के दिन अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सिर्फ एक सूरत है कि फौज के खिलाफ, यानी कि फौज के
सियासी किरदार के खिलाफ, जो कि मुनाफिक लोग जब बात करते हैं वो कहते हैं जी फौज के खिलाफ बात कर रहा है, फलां बंदा फौज के खिलाफ बोल रहा है। मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी पाकिस्तान के अंदर आज ये है, वो कभी आइडेंटिफाई नहीं, जब बात करेंगे नहीं नहीं सियासत में फौज का तो मैं भी खिलाफ हूं, इस तरह करके वो बात को एक खास तरह का रंग देने की कोशिश करते हैं। आज के पाकिस्तान में आगे चलने की बात सिर्फ उन लोगों से छुटकारा हासिल करना है जो स्टेक होल्डर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आज के पाकिस्तान में सबसे बुनियादी जरूरत इस चीज की है कि वो तमाम लोग जो इफ्स एंड बट्स के साथ आइन की अमलदारी के खिलाफ होने वाले इकदामात की तौजीहात तराशते हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना है। हमने देखा कि बलोचिस्तान के अंदर वो मसला जो बातचीत और अफहाम व तफहीम से मामला को आगे लेकर चला जा सकता था, बदतरीन फौजी ऑपरेशन, जालमाना कार्रवाइयों की इंतहा करते हुए उसको इस नहज पे लेके आया गया कि आपके सामने हालात में उन तफसील में नहीं जाता। आज के दिन हमने देखा कि लकी मरवत के अंदर धमाके के अंदर पुलिस अफसरान समेत जो है वो तकरीबन 7 या 8 लोग शहीद हो चुके हैं। कल के दिन जो हमला हुआ वो आप जानते हैं, कल से एक दिन पहले जो हमला हुआ वो आप जानते हैं। हमले हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक क़यामत सुगरा है जो खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून अवाम के ऊपर तोड़ दी गई है। कोई बात करने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। मीडिया को सांप सूंघ चुका है। मीडिया के अंदर बैठे लोग जब भी बात करेंगे वो ये बात करेंगे, ए जी इंडिया इन्वॉल्व है, एदे पीछे जी इंडिया है। अब एक नई बात आ गई है कि एदे पीछे अफगानिस्तान है। अब इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि पीछे जो भी है इस बहस में कोई जाता ही नहीं। इस बात के कहने को उस फेलियर जो कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का फेलियर है उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी तरजीही समझा जाता है। आपने अगर कोई बात करनी है तो वो सिर्फ ये बताना है कि यहां पर जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है जो 4000 अरब से जायद का बजट लेने के अलावा पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम तरीन असासे, उनके रेयर अर्थ मिनरल, बलोचिस्तान के अवाम के अहम तरीन असासे, उनके रेयर अर्थ मिनरल, उनके मादनी वसाइल उठा कर कौड़ियों के भाव जो है वो ताकतवरों को, दुनिया की ताकतवर कुव्वतों को बेच रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रही है। वो 4000 अरब के अलावा ये वाली बात है। अब बात यह है कि उनके ऊपर सिर्फ सवाल उठाना है कि आप फेल हुए हैं, आपकी इंटेलिजेंस फेल हुई है, आपका वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म फेल हुआ है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सियासियात शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं जी ये सूबे के अंदर हुआ है तो फलां सूबे में फलां है, फलां सूबे में फलां है, फलां पार्टी की हुकूमत है, फलां पार्टी की हुकूमत नहीं है। बात यह है कि ये मामला जो दहशतगर्दी का है ये फौजी एस्टेब्लिशमेंट का पैदा किया हुआ है और फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने ही इसको हल करना है। इस मामले का पुलिस और खुसूसन में ये बड़ा दबाव दे के, बड़ा प्रेस करके ये कहूँगा, CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसका इस मामले से कोई ताल्लुक ना है ना होना चाहिए। वो आप खुद कहते हैं जी पीछे फलां मुल्क है, पीछे फलां, आप जब खुद कहते हैं तो उनसे लड़ने के लिए जब मुल्क के लेवल के ऊपर एक ग्रोह या जत्था हमलावर है तो आपने फौज ने लड़ना है। फिर आप उन पुलिस वालों को जिनको आप अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं करना देते, जिनको आप अच्छा असला भी नहीं लेने देते कि कल को कहीं फौज के सामने ना खड़े हो जाए, उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो ये करेंगे। तो सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन ये है कि जनरल आसिम मुनीर के कुंद जहनी की वजह से, इक़्तिदार पे काबिज रहने की ख्वाहिश की वजह से उन्हें जुल्म पे जुल्म करते चले जा रहे हैं। लोगों को मारा उन्होंने बहुत सारे वाक़यात में, और फिर इनको लगा कि मुझे मार दिया, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कल को। उन्होंने जो पिछले साल मई में हुआ उसको बुनियाद बनाकर इसके बावजूद को 10 मई को पाकिस्तान के अंदर 12 या 11 एयर बेसेस को हिट किया इंडियन मिसाइल ने, और हम जवाब में किसी एक एयर बेस को इंडिया के अंदर, मेन लैंड इंडिया के अंदर हिट नहीं कर सके। इसके बावजूद हमने उनको लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। उसके बाद हमने 26वीं आईनी तरमीम की, उनको मजबूत करने के लिए साथ में कानून लाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई, फिर 27वीं आईनी तरमीम की, फिर हमने उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे दी फॉर एवर, किसी भी किस्म के जुर्म से, किसी भी किस्म के प्रोसिक्यूशन से, चाहे उसके लिए जो मर्जी हमें कुर्बान करना पड़ा हमने वो किया। वजह सिर्फ उनके अंदर का खौफ है जनरल आसिम मुनीर का कि वो लोगों को, मेरे जैसे बोलने वालों को और बोलने वालों को, उनकी फैमिलीज को मुसलसल अटैक कर रहे हैं। मुसलसल खौफ तारी है आसिम मुनीर के ऊपर कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। हालांकि वो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत है, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। ईरान अमेरिका जंग के अंदर बजाय एक मस्बत रोल प्ले करने के उन्होंने एक तो मीडिया को मिसयूज किया। मीडिया से अजीबोगरीब पाकिस्तान को बड़ा मुकाम मिल रहा है।
वाशिंगटन के अंदर जो लोग खबर रखते हैं, बराह रास्त इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस सारे मामले के अंदर। सूरत हाल ये है कि बात मुख्तलिफ मौजूआत, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर दो आरा हो सकती हैं। एक शख्स एक राय रखता है, एक दूसरी राय रख सकता है, ये डायलॉग होता है, ये डिस्कोर्स होता है, ये चलता रहता है। लेकिन एक हद होती है पाकिस्तान के अंदर मामलात की खराबी की, दहशतगर्दी की। कोई इस दहशतगर्दी के अंदर कभी इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आता। मुल्क की मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, बेरोज़गारी अरूज पे है, बदअमनी अरूज पे है, आप महंगाई इतनी है कि लोग सिसक रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इस सारे मामलात को देखते हुए उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ अपनी डाइसेंट को, अपने मुखालिफिन को कंट्रोल करने, पॉलिटिकल सियासी मुखालिफिन को दबाने, ख़त्म करने पे है। और मिलिट्री स्ट्रेटजी की ये सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म ही नहीं हो रहे। बलूचिस्तान के अंदर आम बलोच अवाम के ऊपर जुल्म ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहरहाल ये सूरत हाल है, इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। ये वक्त है कि लोग होश के नाखून लें, इसके ऊपर बात करें ताकि कुछ बेहतरी आए, ताकि पाकिस्तान मिलिट्री की क़यादत किसी प्रोफेशनल सोल्जर के पास आए, पाकिस्तान में अमन सुकून हो, मुल्क सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ जाए, मुल्क आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ जाए। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस हमेशा से बहुत ही अहम मौजू रहा, बहुत ही अहम ज़रूरत बिजली की, और हमें मालूम है कि एनर्जी के बगैर आज के इस दौर में, अब तो खैर 21वीं सदी है, 20वीं सदी के अंदर भी जो एनर्जी है, जो बिजली है, वो बुनियादी ज़रूरत थी, ना सिर्फ हाउस होल्ड के लिए बल्कि इंडस्ट्री के लिए, कारोबार के लिए, बढ़ने फूलने के लिए। हमने ये देखा कि इसमें बहुत मुश्किलात थी। जो सस्ती बिजली थी, पन बिजली, पानी से मदद से बनने वाली, वो लॉन्ग टर्म मंसूबे होते हैं, हमने उस तरह उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, या उसके लिए जो वसाइल दरकार थे हमारे पास कभी वो वसाइल उस तरह से नहीं रहे। हमने जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके साथ मुआहदे किए, सख्त मुआहदे किए, लेकिन बहरहाल बाद मुआहदे यकीनन मजबूरी थी, क्योंकि जितनी भी महंगी बिजली खरीदी जाती, बाद औक़ात ऐसी सूरत हाल थी, उसने अल्टीमेटली नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना था। अब इसमें लोगों ने, और पाकिस्तान साहब ज़रा उन दुनिया के उन रीजन में है जो बहरहाल ज़्यादातर हिस्सा गर्म इलाकों में आता है। सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे उसमें एडवांसनेस आई पूरी दुनिया में, तो एक बड़ा अहम ये रिसोर्स हो सकता था। और ये साफ ज़ाहिर है कि बगैर कोई इनपुट जो है, सवाए उस मटेरियल की जो कॉस्ट है उसके अलावा उस पर नहीं होती। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ी पॉपुलेशन माइल हुई इस तरफ, और उससे उल्टा मदद मिलनी थी साफ ज़ाहिर है कि मुल्क के अंदर एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के हवाले से। लेकिन हुआ फिर क्या हुआ, ये कि वो जो IPPs के मायदे हुकूमतों के साथ हो चुके थे, किन के, शरीफ फैमिली के, या शरीफ फैमिली के एसोसिएट्स के। और कौन लोग हैं ये सारे लोग जो हैं, वो किसी न किसी हवाले से जो है वो शरीफ फैमिली के, वो जो एक एम्पायर, एक माफिया है पूरे का पूरा, वो उसी का हिस्सा है। अब इनको ये प्रॉब्लम है, ये किसी भी तौर पे वो जो दुनिया का एक बेहतरीन आप कह लें कि ग्रोथ हुई पाकिस्तान के अंदर सोलर के हवाले से, अब शरीफ फैमिली की नज़रें उसके ऊपर टिकी हुई हैं कि अगर उसके कामयाबी से जो वो ज़रूरियात पूरी कर रहा है लोगों की बिजली की, तो वो जो असल बिजली के हमने वायदे किए हुए हैं, वो बिजली कौन खरीदेगा, और फिर वो जो है उन सेठों के पास पैसा कहाँ से आएगा। वो पैसा हम उनको तो पैसा ज़रूर देना है, और उनके साथ जो है वो मामलात भी इस तरीके से किए गए हुए हैं कि उससे अवाम की गले को इस तरह से जकड़ा गया हुआ है कि उससे निकला भी नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ी तकलीफ शहबाज शरीफ को इस वक्त, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को, ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, बेहाली है, ये नहीं है कि महंगाई ज़ोरों पे है, ये नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो कि लोगों को रोज़गार मिले, महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो, ये नहीं है। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ये जो सोलर हैं इनको कंट्रोल किस तरह करना है, इनके ऊपर टैक्स किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से लोगों को डिस्करेज करना है कि वो इस तरफ ना जाएं, ताकि उनके बेटे और बाकी उनके एसोसिएट्स के जो मामलात हैं पैसे हासिल करने के, लूट मार करने के, पाकिस्तान के गरीब लोगों के पैसों से वो जारी रहें। इसे एलीट कैप्चर कहते हैं। ये एक शोबे की एक मिसाल है एलीट कैप्चर की, इस तरह की सैकड़ों मिसालें हमें मिलती हैं। आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी गैंग को फैक्ट फोकस ने जुलाई 2029 में बेनकाब किया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तानी मीडिया इस मौजू पर बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया तो दूर की बात, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से बात नहीं की जाती थी। पाकिस्तान में फैक्ट फोकस ने पहली मरतबा पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट जो कुछ अर्सा पहले तैयार की गई थी और जिसमें चंद पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था इस ग्रुप के हवाले से, फैक्ट फोकस ने ये एजाज़ हासिल किया कि वो
रिपोर्ट सबसे पहले अवाम के सामने लेकर आया, एक ऐसे वक्त में जब पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच खुद से वो रिपोर्ट सामने लाए जाने, मुख्तलिफ खतरात की वजह से, ब्लास्फेमी गैंग की तरफ से धमकियों और खौफ की वजह से वो तैयार नहीं थी। फैक्ट फोकस ने उसको सामने लाया और फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के बाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने भी अपनी एक तफसीली रिपोर्ट जारी की, जिसमें फैक्ट फोकस के काम को क्रेडिट भी दिया गया और फैक्ट फोकस के काम की बुनियाद के ऊपर अवाम से, हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस गैंग को कंट्रोल किया जाए। फैक्ट फोकस ने जो लोग ब्लास्फेमी के मुकदमात में मुलव्वस करने के बाद मारे गए तशद्दुद के ज़रिए, उनके हवाले से रिपोर्टिंग की। फैक्ट फोकस ने सैयद अब्दुल्ला शाह, एक रावलपिंडी का बेटा, एक 21 साल नौजवान जिसको राव अब्दुल रहीम गैंग ने पहले ट्रैप करके अगवा किया और फिर उसको चंद लम्हों में हड्डियों के अंदर और गोश्त के टुकड़ों में तब्दील कर दिया, बनी गाला के जंगलात में उसकी लाश फेंकी और वो सारा केस इस्लामाबाद पुलिस ने हल कर लिया। मुल्ज़म तक पहुंच गई, मुजरिम उसको साबित करने के करीब पहुंच गई। तो अब्दुल्ला शाह की फैमिली को इस तरीके से हरास किया कि FIA ने उनके वालिद को भी ब्लास्फेमी के केस में डाल दिया और फिर उनको मजबूर किया कि आपके 2 बच्चे और हैं, वो भी मारे जाएंगे, आप आके इसके हक में बयान दें और इसको निकलवाएं, जो कि कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं था निकलना, और उनको राव अब्दुल रहीम को उस केस से निकलवाया गया। फैक्ट फोकस की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट, इस वक्त की हालिया सालों की सबसे बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट ये थी कि ये सैकड़ों बच्चों को जो पकड़ा जाता है वो बुनियादी तौर पर एक हनी ट्रैपिंग गैंग है और उसमें मुख्तलिफ खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से हनी ट्रैपिंग क्वीन जो थी वो एक ईमान नाम की लड़की थी और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था फैक्ट फोकस की टीम के लिए कि इस तक कैसे पहुंचा जाए। फैक्ट फोकस की कंदील अजीम ने एक इन्वेस्टिगेशन को लीड किया जिसमें उन्होंने विक्टिम्स की फैमिलीज के साथ राब्ते में रहते हुए, जिनके बच्चों के साथ ईमान राब्ते में आती थी, उनकी कुछ वीडियोस हासिल की। उन जो नंबर था पाकिस्तान में कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ एक राब्ते में रहते हुए जो नंबर ईमान इस्तेमाल करती थी, उसकी लोकेशन को फॉलो किया गया और यह पता लगा फैक्ट फोकस की टीम को कि अमूमी तौर पर ईद के दिनों में जब हर कोई अपने घर को जाता है तो जो ईमान नाम की लड़की है, जो भी मोबाइल है वो मीरपुर जाता है। अब वो लड़की कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर नहीं था क्योंकि वो वीडियो कॉल पे आकर भी बात करती थी। ये जो मीरपुर तक जब, और मीरपुर के भी एक ख़ास एरिया में जब वो हुआ तो वहाँ पे जब लोगों को वो चीज़ दिखाई गई और एक तरफ इशारा गया तो फिर मजीद डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के अदारों से हासिल की गई और फैक्ट फोकस की सहाफ़ी कंदील अजीम ने ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक की, डिस्क्लोज किया अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने कि ये हनी ट्रैपिंग क्वीन जो है ये कोमल इस्माइल नाम की एक लड़की है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर की, जो कि सारे मामलात में मुलव्वस है। बाद में तहकीकात में साबित हुआ कि वो बराह रास्त एक कत्ल में मुलव्वस थी, उसका भाई उस कत्ल में उसके साथ था जो अब भी जेल में है और वो मामला अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और कोमल इस्माइल का उस कत्ल के मुकदमे में वकील राव अब्दुल रहीम है। ये लोग कातिल हैं, ये बच्चों के, नौजवानों के कातिल लोग हैं। अनडिनाएबल एविडेंस के साथ हर चीज साबित हो चुकी है, कुछ केसेस पहले से चल रहे हैं। जितने बच्चे मारे गए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी फैक्ट फोकस की, उसमें यह बताया गया कि जितने बच्चे मारे गए उनके साथ जो राब्ताकार थी ज़्यादातर केसेस में वो कोमल इस्माइल नामी लड़की थी जो ईमान नाम का इस्तेमाल करके लोगों को, बच्चों को ट्रैप करती थी। मैंने आपके साथ ये शेयर करना है जो लेटेस्ट 2 डेवलपमेंट्स हुई कि पिछले हफ्ते मंगल के दिन कोमल इस्माइल के ऊपर जो एक बार लगी थी जब जस्टिस सरदार इजाज इसहाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुन रहे थे ब्लास्फेमी गैंग के हवाले से, और एक ब्लास्फेमी इन सारे मामलात की तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाने का उन्होंने फैसला दिया था जिसको चैलेंज किया गया और वो अभी तक स्टे है, उसके ऊपर भी फैसला आना है। वो कमीशन भी अभी वहीं का वहीं है, उसकी बात अभी वहीं की वहीं है। तो उसमें उनके चूंकि वो मिल नहीं रही थी उस वक्त कोमल इस्माइल, जो खबर थी, जो तहकीकाती खबर थी कंदील अजीम की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पढ़कर सुनाई गई, उसका पूरे एविडेंस वहाँ पे पेश किए गए। जज साहब ने ना सिर्फ अप्रिशिएट किया तहकीकाती सहाफ़त को, बल्कि उन्होंने इसको फौरी तौर पर जो है अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। उसका नाम ECL में डाला गया। वो हाई कोर्ट में गई कि मेरे बाद में वो सामने आ गई जब दोबारा टेक ओवर किया ब्लास्फेमी गैंग ने, वो सामने आई और उसने पिटीशन की और पिछले
पिछले मंगल को अरबाब ताहिर, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कोमल इस्माइल का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी कर दिया। आप अंदाज़ा करें इस वक्त ये सूरत हाल है। आज के दिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में 6 बच्चे जो कि इसी तरह के झूठे बेबुनियाद मुकदमात और इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, उनकी ज़मानत का केस लगा था। इसी तरह के बिल्कुल सेम केसेस इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उसमें ज़मानत के फैसले दे चुकी हुई है। जो शवाहिद है उनकी कमज़ोरी की बुनियाद पर रेडिकुलस चार्जेस की वजह से वो दे चुकी हुई है। लेकिन आज के दिन जस्टिस सदाकत अब्बासी लाहौर हाई कोर्ट के, वो ये केस सुन रहे थे, उनके सामने ये मामला था। तो हमने ये देखा कि एक तो कैंपेन चलाई गई सबसे पहले, जो जस्टिस सदाकत अब्बासी हैं उनके खिलाफ राव अब्दुल रहीम के ब्लास्फेमी गैंग ने, ये FIA जो लोगों को एक लफ्ज लिखने पे पकड़ लेती है, ये NCCI है जो FIA का ही एक विंग है, अब कहते हैं अलहदा दायरा बना दिया, अभी भी उनके मुकम्मल कंट्रोल में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के मुकम्मल कंट्रोल में, इन कनाइवेंस विद FIA काम कर रहे हैं। NCCI ये वाले नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक छोटा सा फिक्रा लिखने पे बच्चों को उठा लेते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, सहाफियों को उठा लेते हैं। जस्टिस सदाकत अब्बासी के खिलाफ राव अब्दुल रहीम के ब्लास्फेमी गैंग ने आज समाअत थी, पिछले कई दिनों से बदतरीन कैंपेन चलाई। इससे बड़ा हैरासगी का किसी जज का, आज सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, बच्चे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, बदतरीन कंपेन चलाई। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, एक गलीज इंसान है, अब्दुल वारिस गिल नाम है इस बंदे का। दावा ये किया जाता है कि ये क्रिश्चियन था, उससे मुसलमान हुआ और अब इंतहा पसंद मुसलमान और दहशतगर्द बन चुका है, लोगों को मारने कत्ल करने की। ये क्रिश्चियन से मुसलमान हुआ है, इंसानों की खोपड़ियों के मीनार खड़े करके ऊपर लफ्ज मोहम्मद लिखने की बात करते हैं ये लोग। ये इतने गलीज लोग हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इतने गलीज और बेहुदा कंसेप्ट रखते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते इन लोगों की गलाजत और गंदगी। ये बदतरीन दुश्मन है इस निज़ाम के, इस मुल्क के, इन बच्चों के, इस नस्ल के, इस जनरेशन के। ये साहब जो है अब्दुल वारिस गिल, ये लाहौर से बिलोंग करते हैं और रावलपिंडी में समात है, वहां पे आके बैठे हुए हैं। पूरे पूरे जत्थे आते हैं अदालतों में, जजेस को, हाई कोर्ट को, पूरे माहौल को जो है वो खौफजदा करने के लिए। और हमने देखा कि जस्टिस सदाकत अब्बासी, जिनका नाम चीफ जस्टिस के लिए भी कंसीडर होगा, सीनियर लोगों में शामिल हैं, तो उन्होंने आज इसके बावजूद कि सिमिलर केसेस में जमानतें दी जा चुकी हैं बच्चों को, उन्होंने रीट्रायल का हुक्म दिया। जो बैरिस्टर तलहा सरफराज जो वकील थे बच्चों के, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कायल कर सके जज साहब को कि आप फैसले को रीराइट करने का हुक्म दें क्योंकि उसमें फ्लॉज हैं, रीट्रायल का हुक्म ना दें। ये फिर बच्चे बेचारे 1 साल और, नौजवान बच्चे, उनकी पूरी जिंदगियां तबाह हो गई। क्या मिलता है जब आप छोड़ते हैं या जब आप एक्विट कर रहे हैं? यही अदालतें जब एक्विट कर रही हैं, इनको शर्म नहीं आती इन बेगैरत जजों को कि जब आप एक्विट कर रहे हैं तो ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाने वाले की गिरफ्तारी का हुक्म दें। कानून के अंदर भी लिखा हुआ है, फिर भी नहीं देते। लेकिन ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जस्टिस सदाकत अब्बासी बहरहाल बड़ी क्रेडिबिलिटी रखने वाले जज हैं और उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ब्लास्फेमी गैंग जो उनके खिलाफ मुसलसल एक मार देने की और उनको ख़त्म कर देने की और उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चला रहा है। और बाय द वे, मतलब ये रिकॉर्ड की बात है कि जस्टिस सदाकत अब्बासी केसेस सुन रहे हैं तो ब्लास्फेमी गैंग, राव अब्दुल रहीम का गैंग, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हुआ है। इस हद तक मुकाबला जारी है। पाकिस्तान के तमाम अदारे ओबियसली सपोर्ट कर रहे हैं, ताकतवर अदारे, और ये सूरत हाल, हालांकि जो तलाल चौधरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर ममलकत हैं दाखिला के, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि ये गैंग इस तरह से काम कर रहा है। उसके बावजूद हमारी अदालतों की ये सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल है। बजाय इसके कि रिलीफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए, एक तो चंद लोगों को इस्लामाबाद के अंदर एक ग्रोह और 1-2 सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके इस पूरे मामले के हवाले से एक अजीबो गरीब किस्म की बात कही जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं खबर के हवाले से और इस तरह की चीज़ें। इंतहाई घटिया और छोटे जहन के लोग आ गए, बजाय इन बच्चों की मदद करने के, जो कि ईमान हादर मिजारी और हादी अली चट्ठा जो कि दर्जनों बच्चों के वकील थे, आज उन बच्चों का कोई वकील नहीं है। बहुत सारे बच्चों को वकील नहीं मिल रहा। अगर वकील है तो पैसों की ज़रूरत है, उनकी फीस देने वाला कोई नहीं। बजाय इन बच्चों को वकील फराहम करें, इनके साथ खड़े हों, वो उल्टा अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी ये वाली खबर इसने की है, ये वाली खबर उसने की है, ये हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, हमारे पीछे इदारे लगे हुए हैं, हमारे पीछे ये हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आप में से जो लोग भी सिविल सोसाइटी से तल्लक रखते हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से तल्लक रखते हैं, खुदारा इन बच्चों की फैमिलीज से रब्ता करें। ये लोगों को और कुछ नहीं, कम अज़ कम आप वकील के हवाले से उनको जो कानूनी मदद हो सकती है वो फराहम करें। कोई लोग बंदा इन बच्चों के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं। और ये गैंग है, और ये गैंग देखिएगा एक दिन आएगा ये इसी रियासत को काटेंगे। लेकिन आज के दिन रियासत को वो सूट कर रहे हैं। रियासत का मकसद लोगों को खौफजदा रखना है। तो ये सब मामला चल रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।